अलहड़ उमर का प्यार। माँ, आप कितनी अच्छी और प्यारी हो। आपने मेरे लिए घर में सबसे कितना कुछ सुना, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहते हुए तन्मय अपनी माँ रागिनी के गले लग गया। रागिनी ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, माँ को मक्खन ही लगाते रहोगे या तैयार भी होगे? उन लोगों के आने का समय हो गया है। नहीं करनी तो कैंसिल कर देते हैं एंगेजमेंट की रस्म। रागिनी ने बेटे तन्मय से चुटकी लेते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी माँ, ऐसा मत करना प्लीज। बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है, बस अभी गया और अभी आया। कहते हुए तन्मय तैयार होने अपने कमरे में चला गया। रागिनी पास में ही पड़े सोफे पर बैठ गई। आज उसके बेटे की सगाई है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज माँ से सास बनने का वक्त भी आ गया, पर उसे ऐसा लग रहा है मानो उसके विवाह की ही पुनरावृत्ति हो रही हो। बस परिस्थितियां कुछ अलग है। तभी मेहमान आने प्रारंभ हो गए और रागिनी और उसके पति प्रदीप मेहमानों की आवाभगत में व्यस्त हो गए। जब बहू तनु और बेटे तन्मय ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी की तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने बहू तनु की बलाई ली और अपनी समधी समदिन से बोली, भाई साहब और भाभी जी, आज से तनु हमारी हुई। हाँ भाई हाँ, तनु आज से आपकी ही है। हमारे पास तो बस कुछ दिनों के लिए आपकी अमानत मात्र है भाभी। समदिन रीना यह कहते हुए उसके गले से लग गई। खाना प्रारंभ हो चुका था। सभी मेहमान खाने में व्यस्त थे। सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर रागिनी स्टेज के पास पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। उसे लग रहा था मानो 40 वर्ष पूर्व की घटना की पुनरावृत्ति हो रही हो। सोचते सोचते उसके मन में सुनहरी यादों का पिटारा खुलने लगा। 8वीं की छात्रा थी वह जब उसके जीवन में प्रदीप ने प्रवेश किया था। वैसे तो वह बहुत मेधावी थी, परंतु गणित में कमजोर थी। एक दिन पापा अपने मित्तु शर्मा जी के बेटे को लेकर आए और बोले, ये प्रदीप भैया है, कल से तुम्हें गणित पढ़ाएंगे। पता नहीं क्या जादू था उसकी पर्सनैलिटी में कि प्रथम बार में ही मानो वह उन्हें अपना बिल दे बैठी। कुछ दिनों के बाद ही पापा का तबादला दूसरे शहर में हो गया और बात आई गई हो गई। धीरे धीरे पुराने शहर की यादें भी मन मस्तिष्क से धूमिल होने लगी थी। इन 4 वर्षों में वह बालिका से किशोरी हो गई थी और 11वीं कक्षा में आ गई थी। तभी एक दिन पापा ने बताया, शर्मा जी का बेटा प्रदीप अब अपनी एमए की पढ़ाई यहीं रहकर करेगा। उसे पापा की बातों पर आश्चर्य तो हुआ, पर यकीन नहीं हो पाया। वह पापा से बोली, पापा वो शर्मा जी का बेटा? पापा ने कहा, हाँ वही जो तुम्हें 8वीं में गणित पढ़ाया करते थे। आजकल की भांति उस समय टीवी, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया जैसी तकनीक तो थी नहीं जो मैसेज कर पाती, और न ही वैलेंटाइन डे जैसे कोई दिवस होते थे जो प्यार का मतलब उम्र से पहले से समझ आ जाए। आजकल तो जरा जरा से बच्चे प्रपोज करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते नजर आते हैं। 12वीं में पढ़ने वाली रागिनी उस समय प्यार नामक शब्द के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानती थी, पर हाँ, शर्मा जी के बेटे प्रदीप का आना उसे अच्छा लग रहा था। न जाने क्यों दिल में गुदगुदी और कानों में मधुर घंटियां बजने लगी थी। प्रदीप की कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। वे हॉस्टल में रहकर अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे। जब तब घर भी आ जाया करते थे। अप्रत्यक्ष रूप से प्रदीप ने रागिनी और 10वीं में पढ़ने वाली उस की बहन को पढ़ाने की जिम्मेवारी भी ले ली थी। किशोर वय की रागिनी एवं युवा प्रदीप के मध्य न जाने कब प्यार की बयार बहने लगी थी। उन दोनों को ही इसका आभास नहीं हुआ। तभी उसकी समधन रीना ने आकर उसे झकझोर दिया, अरे भाभी जी कहाँ खो गए? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घर में आने वाली बहू को लेकर रोमांचित हो रही थी। रागिनी ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, चलिए भोजन तो ले लीजिए। हंसते हुए कहकर रीना उसे खाने की टेबल तक ले गई। अच्छा बताओ तो भाभी, कहाँ खो गई थी? रीना ने खाना खाते खाते पुनः पूछा। तनु और तन्मय की शादी ने मुझे मेरी युवावस्था में पहुंचा दिया था। रागिनी मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो कैसे? रीना ने उत्सुकता से पूछा। जैसे आज तनु और तन्मय का प्यार हमारे परिवारों की छांव तले पिछले 15 सालों से पनप रहा था, ठीक वैसी ही तो मेरी और प्रदीप की स्थिति थी। रागिनी ने अपने सुर्ख होते चेहरे के भावों को छिपाते हुए कहा, अरे वाह, ये दोनों तो अभी से ही एक हो गए। तन्मय की खनखनाती आवाज ने उन दोनों की बातचीत को भंग कर दिया। उसके साथ तनु भी खड़ी हंस रही थी। दोनों बच्चे अपनी माओं के पास आकर खड़े हो गए। रागिनी ने दोनों को प्यार से गले से लगा लिया। फिर रीना अपने मेहमानों से मिलने में व्यस्त हो गई और बच्चे अपने दोस्तों के पास चले गए।
पर रागिनी का मन था कि रुकने को तैयार ही नहीं था। उसे याद आया कि जब भी उन दिनों घर में कुछ नया बनता, उसका मन करता कि वह प्रदीप को भी खिलाए। पर संस्कारों की बेड़ियां और माँ की नसीहतों के कारण वह अपना मन तो मार लेती, परंतु छोटी बहन को उकसा देती। माँ छोटी बहन के प्रति उदार थी, सो उसका काम हो जाता। वह खुश हो जाती कि उसने नहीं खिला पाया तो क्या, कम से कम प्रदीप ने खा तो लिया। उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। कभी कभी प्रदीप पढ़ाते पढ़ाते ही मौका देखकर उसका हाथ सहला लेते थे, तो उसका चेहरा लज्जा से लाल हो उठता। स्नातकोत्तर करने के बाद प्रदीप आगरा में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। इस बीच रागिनी की भी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो गई। प्रदीप का राजपत्रित अधिकारी के पद पर चयन हो गया तो वे चले गए। उनके जाने के बाद वह बहुत उदास हो गई थी, पर दोनों के मध्य का प्यार तो परवान चढ़ ही चुका था और अब ये घर वालों से भी छिपा नहीं था। चलो भाई, घर नहीं चलना, प्रदीप ने उसके पास आकर कहा। तनु और तन्मय दूसरी गाड़ी में पहले ही चले गए थे। वहां भी मन ही मन पुरानी यादों में डूबती इतराती हुई चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। अरे कहाँ खो गई मोहतरमा, कहीं अपनी जवानी के दिन तो याद नहीं आ गए? प्रदीप ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे छेड़ते हुए कहा। वही सब तो याद आ रहा है इन दोनों को देखकर। याद है तुम्हें कैसे एक बार तुम्हारी आंखों में आंसू और रुकने का आग्रह देखकर मैंने अपने जाने का टिकट फाड़ दिया था और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रुक गया था? प्रदीप ने उसकी ओर देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। और आप हर दिन एक पत्र मुझे भेजते थे। जिस दिन नहीं आता था उस दिन मैं उदास हो जाया करती थी। रागिनी ने हंसते हुए हौले से प्रदीप के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। चलो घर आ गया, एक माह बाद शादी है, तैयारियां भी तो करनी है। पुरानी यादों में ही खोए रहेंगे तो हो चुकी बेटे की शादी, प्रदीप ने कहा तो वह वर्तमान में आ गई। कपड़े चेंज करके वह बेड पर लेट गई और एक बार फिर उसका मन अतीत में गोते खाने लगा। उसके पापा और प्रदीप के पापा समझदार थे। वे समझ चुके थे कि बच्चे संस्कारवश कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु मन ही मन एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों परिवारों ने आपस में बातचीत की। रागिनी के पापा मम्मी को भी घर बैठे अच्छा देखा भाला लड़का मिल रहा था, सो तनिक भी समय गंवाए बिना उन्होंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर देने में ही भलाई समझी। रागिनी और प्रदीप को तो मानो बिन मांगे ही मन की मुराद मिल गई थी। दोनों की प्यार से सींची गई बगिया में शीघ्र ही बेटे तन्मय और बेटी तानी नाम के पुष्प खिल उठे। समय तेजी से बीतता गया और आज ये दिन भी आ गया कि वह अपने बेटे का विवाह करके सास बनने जा रही थी। तनु प्रदीप के कॉलेज के दोस्त राजीव सिंह की बेटी थी। दोनों परिवारों के पारिवारिक संबंध बहुत गहरे थे। तनु और तन्मय कब एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों परिवारों का आना जाना और साथ साथ घूमने जाना लगा ही रहता। उस समय दोनों बच्चे किशोरावस्था में थे जब दोनों परिवार शिमला, कुल्लू, मनाली के टूर पर गए थे। किशोर वय में विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण एक स्वाभाविक मनोभाव होता है, सो दोनों बच्चे इस एक सप्ताह की ट्रिप में काफी नजदीक आ गए थे और आपस में बातचीत भी करने लगे थे। यद्यपि रागिनी की नजरों से दोनों की बातचीत छिपी नहीं थी, पर आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना है, सो उसे लगा कि यह महज किशोरावस्था का आकर्षण मात्र है और किसी दूसरी लड़की की अपेक्षा उन दोनों का आपस में बातचीत करके अपनी भावनाओं को निकाल देना उसे अधिक सुरक्षित लगा था। अतः उसने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। समय अपनी निर्बाध गति से बीत रहा था और बच्चे भी अपनी अपनी दिशा पकड़ चुके थे। तन्मय का चुनाव सिविल सर्विसेज में हो गया और तनु एक बैंक में अधिकारी बन गई थी। एक दिन मौका देखकर रागिनी ने तन्मय से कहा, बेटा अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मैं चाहती हूं कि अब हम तेरा विवाह कर दे। हाँ माँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है, कहते हुए तन्मय रागिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। हाँ बोलो बेटा, रागिनी ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा। माँ वो तनु है ना? तन्मय ने धीरे से कहकर शर्माते हुए बात अधूरी छोड़ दी। क्या हुआ तनु को? राजीव भाई साहब और भाभी सब ठीक तो है ना? सुनकर रागिनी एकदम चौंक उठी। शांत माँ, शांत, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, तन्मय ने उसे शांत करते हुए कहा। माँ मैं ये कह रहा था कि, तन्मय खड़े होकर अचकचाते स्वर में बोला, क्या हम लोग और राजीव सिंह अंकल आंटी रिश्तेदार नहीं बन सकते? क्या मतलब? रागिनी चौंक कर बोली। मतलब ये माँ कि क्या मैं और तनु शादी नहीं कर सकते?
तन्मय हिचकिचाते हुए एक ही सांस में पूरा वाक्य कह गया। तनु और तेरी शादी, ये क्या कह रहा है तू? रागिनी ने हैरान होते हुए कहा। तन्मय बिना कुछ बोले उठकर कमरे से बाहर चला गया। रागिनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि तन्मय क्या, कैसे और क्यों कह गया। भला ब्राह्मण परिवार के लड़के का ठाकुर परिवार की लड़की से विवाह कैसे संभव होगा? वह भी दो कट्टर जातिवादी परिवारों में। बेचैनी से अंदर बाहर टहलते हुए प्रदीप के ऑफिस से आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रदीप के आने पर चाय का कप हाथ में थमाते ही उसने तन्मय के विचार भी उनके सामने जाहिर कर दिए। प्रदीप तो सुनते ही उछल पड़े। बौखलाहट भरे स्वर में वे बोले, क्या बेटा है हमारा, दोस्ती को ही रिश्तेदारी में बदलने निकल पड़ा। क्या सोचेंगे वे लोग? तुम्हें और तुम्हारे लाडले को पता है ना कि हम दोनों परिवारों की जातियां अलग अलग हैं। वे ठाकुर और हम ब्राह्मण। हमारे परिवार वाले इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। और राजीव, वो तो खुद कट्टर जातिवादी है, वह खुद इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। भाई साहब और भाभी तो तैयार होंगे शायद, तभी तो तनु और तन्मय ने विवाह करने का निर्णय लिया है। बिना तनु से पूछे तो तन्मय मुझसे नहीं कहेगा, रागिनी ने कहा। अचानक कालबेल की आवाज से दोनों की बातचीत भंग हो गई और प्रदीप गुस्से से भनभनाए उठकर अंदर चले गए। दरवाजा खोला तो सामने काम वाली बाई चंदा खड़ी थी। 2 दिन से क्यों नहीं आ रही थी? रागिनी ने नाराजगी से पूछा। अरे मैडम जी, क्या बताऊं, मेरी लड़की एक गैर जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी। तो तूने क्या किया? रागिनी ने उत्सुकता से पूछा। पिछले 6 महीनों से समझा रहे थे, पर दोनों अपनी जिद पर अड़े थे। हालांकि लड़का अच्छा है और सरकारी नौकरी में है, बस अपनी जाति का नहीं था। जब बिटिया नहीं मानी तो हम पति पत्नी ने लड़के वालों से बात की और कल मंदिर में ले जाकर शादी करा दी। अब दोनों बड़े खुश हैं, चंदा ने खुश होते हुए कहा। गैर जाति के लड़के से शादी करने को तेरे परिवार वाले राजी हो गए और तेरे समाज वाले? रागिनी ने हैरानी से पूछा। अरे उनके ऐतराज की चिंता कौन करे बीबी जी, हमारे बच्चे खुश तो हम भी खुश। उनकी परवाह करे या अपने बच्चों की, कल को हमारी जरूरत पर हमारे बच्चे ही काम आएंगे, ना कि ये मुए समाज और परिवार वाले। चंद्रा मुंह बनाती हुई बोली। रागिनी अपलक सी चंदा को देखती रह गई। कम पढ़ी लिखी चंदा की खरी बातों ने उसे एक नई दिशा दिखा दी थी। दूसरे दिन प्रातः नाश्ते के समय उसने पुनः प्रदीप के सामने बात छेड़ी। तनु और उसका परिवार हमारा देखा भाला है, लड़की भी संस्कारी है, अच्छी पढ़ी लिखी और सर्विस में है। सबसे बड़ी बात, हमारे बेटे को पसंद है, उसमें वे सब गुण हैं जो हमें चाहिए। केवल जाति अलग होने से क्या होता है? प्यार जात पात देख कर नहीं होता प्रदीप। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोच कर तो देखिए। पापा मम्मी को देखा है कि वे कितने जातिवादी हैं। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, अलग जाति की बात सुनकर वे तो शादी में भी आने से मना कर देंगे। और राजीव के पापा कर्नल सिंह, क्या वे तैयार हो जाएंगे इस विवाह के लिए? प्रदीप ने तेज स्वर में कहा। ये राजीव भाई साहब की समस्या है जिसे वे स्वयं हल करेंगे। हमें तो अपने बेटे की खुशी देखनी चाहिए। ये हमारे संस्कार है कि बेटा हमसे पूछ रहा है। कल को यदि बिना पूछे कोर्ट मैरिज कर लेगा तो क्या हम उसे अपने से अलग कर देंगे? क्या उसके बिना रह पाएंगे हम? अपनी शादी को भूल गए आप? आपने भी तो अपनी पसंद की उसी लड़की से ही विवाह किया था जिसे आप प्यार करते थे। सोचिए, यदि आपकी और मेरी शादी नहीं हुई होती तो आप क्या करते? क्या खुश रह पाते? प्यार तो दिलों का मेल होता है प्रदीप, वह यह सब सोचकर नहीं किया जाता। रागिनी ने प्रदीप को समझाते हुए कहा। पर हमारी शादी में जाति का कोई मुद्दा नहीं था, सब कुछ इजी गोइंग था। देखिए, जाति इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्या केवल जाति के कारण किसी के गुण और अच्छाइयों को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या जन्म के समय इंसान की कोई जाति होती है? अस्पताल में पड़े हमारे परिवार के किसी सदस्य को खून की आवश्यकता पड़ने पर क्या हम जाति देखते हैं? ये सब तो हम मनुष्यों के बनाए नियम कायदे हैं। ईश्वर के यहाँ सब बराबर है। आप स्वयं सोचकर देखिए, जाति की लड़की में ऐसा क्या होगा जो तनु में नहीं है? अपने बच्चों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम यदि मजबूत होंगे तो सब हमारे साथ होंगे। पहले हमें स्वयं आत्मिक रूप से मजबूत बनना होगा कि जाति कोई इशू नहीं है। यदि हम कमजोर पड़ेंगे तभी कोई हमारे निर्णय पर सवाल उठाएगा।
वरना किसी की हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। रहा आपके पापा मम्मी का प्रश्न, तो उन्हें मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। प्लीज आप केवल एक बार, सिर्फ एक बार खुले दिमाग से सोचकर देखिए कि इस विवाह के होने में बुराई क्या है। रागिनी ने प्रदीप को समझाते हुए कहा। फिर उसने उन्हें चंदा की लड़की की गैर जाति में विवाह की बात बताते हुए कहा। जब एक अशिक्षित काम वाली बाई अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोच सकती है, तो हम क्यों नहीं प्रदीप? ठीक है, शाम को ऑफिस से आकर बात करता हूं, कहकर प्रदीप चले गए। रागिनी को शाम का बेसब्री से इंतजार था। सो जैसे ही प्रदीप आए, वह चाय नाश्ता लेकर टेबल पर आकर बैठ गई। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी सही है रागिनी, तनु अच्छी और जानी पहचानी है। अगर कोई दूसरी आई तो पता नहीं हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। हम ऐसे समाज के कारण अपने बेटे की खुशियों का परित्याग क्यों करें, जो सिर्फ बातें बनाना जानता है? जब तुम्हारी कामवाली बाई समाज की चिंता किए बिना अपनी लड़की की शादी दूसरी जाति में कर सकती है, तो हम जैसे शिक्षित लोगों को तो कम से कम चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मम्मी पापा का क्या करे? वह पुरातन विचारधारा के भोर जातिवादी हैं। उनका सहज मानना बहुत मुश्किल है। प्रदीप ने गंभीर स्वर में कहा। अब आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कर लूंगी। मुझे आपका साथ चाहिए था। अब मैं बहुत हल्का अनुभव कर रही हूं। तन्मय तो सुनकर खुश हो जाएगा, कहकर रागिनी खुश होकर प्रदीप के गले लग गई। दरअसल तुम्हारे तर्क इतने ठोस होते हैं कि उन्हें काटना बहुत मुश्किल होता है। चलो तो ठीक है, मैं आज ही ऑफिस के बाद राजीव से बात करता हूं। अब तो तुमने अपने तर्कों से मुझे इतना प्रभावित कर दिया है कि यदि राजीव शादी के लिए तैयार नहीं होगा तो भी मैं उसे मना लूंगा, प्रदीप ने जोश से भरकर कहा। फिर क्या था, एक माह तक दोनों परिवारों के बड़ों बुजुर्गों के मान मनोबल एवं समझाने बुझाने के अथक प्रयासों के बाद सभी शादी के लिए तैयार हो गए। इस बीच समय तो मानो पंख लगाकर उड़ गया। आज उसी यारी को रिश्तेदारी में बदलने का पहला कदम था तनु और तन्मय की सगाई की रस्म। भविष्य के सुनहरे सपने बुनते बुनते उसकी कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला।